जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नापाक के इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज फिर से हम खोलने वाले हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक पोल। पाकिस्तान की हकीकत पर हम हर रोज इस खास शो में बात करते हैं। आज पाकिस्तान की फिर से हमारे इस खास शो में पोल खुलने वाली है। जी हां, पाकिस्तान का हाल कंगाल देश की तरह हो चुका है। आतंक के साए में जीते जीते पाकिस्तान इतना कंगाली के हाल पर पहुंच गया है कि कोई भी अब उसको कर्ज देने में भी 100 बार सोचता है। पाकिस्तान इन दिनों एक दो नहीं बल्कि कई देशों का पैसा दबाए बैठा है और कर्ज में डूबने के बाद भी अपनी झूठी वाहवाही से पीछे नहीं हटता है। बताएंगे आपको कि कैसे। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से पिटने के बाद भी पाकिस्तान लगातार जहर उगलने से पीछे नहीं हटता है। एक बार फिर से मुनीर अपनी आंखों को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि इस बार भारतीय सेना पहले से भी ज्यादा गहरी चोट देने के लिए तैयार है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। एहसानों तले दबा कंगाल पाकिस्तान। दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था कर्ज के ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलना अब और मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका हो या चीन, सऊदी अरब हो या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, पाकिस्तान हर तरफ हाथ फैलाए खड़ा है। भारी भरकम कर्ज, कमजोर मुद्रा और चरमराती अर्थव्यवस्था ने पाकिस्तान को एक बार फिर से वित्तीय संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। पाकिस्तान ने किस देश से सबसे ज्यादा उधार लिया, किसका कर्ज बना सबसे भारी बोझ, और क्या कर्ज के सहारे चल पाएगा मुल्क, इस पर खास रिपोर्ट देखिए। भारी भरकम कर्ज, कमजोर मुद्रा और चरमराती अर्थव्यवस्था ने पाकिस्तान को एक बार फिर वित्तीय संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात इन दिनों वेंटिलेटर पर है। विदेशी कर्ज का पहाड़ हर गुजरते साल के साथ और ऊंचा होता जा रहा है। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा बकाया अमेरिका और उससे जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का है। यह कर्ज विकास परियोजनाओं, सुरक्षा सहयोग और बहुपक्षीय सहायता के नाम पर दिया गया, लेकिन अब यही कर्ज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा दबाव बन गया है। डिफॉल्टर का खतरा पाकिस्तान को हर समय अब सताने लगा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का दोस्त कहे जाने वाला चीन भी इस सूची में शामिल है। पाकिस्तान चीन को सबसे भरोसेमंद दोस्त बताता है। पाकिस्तान में सड़कों, बंदरगाहों और ऊर्जा परियोजनाओं से विकास की उम्मीद तो जगी, लेकिन ऊंची ब्याज दरों ने इस कर्ज को पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत बना दिया। इतना ही नहीं, सऊदी अरब और दूसरे गल्फ देशों ने तेल आपूर्ति, नगद सहायता और निवेश के रूप में पाकिस्तान को सहारा दिया। इन्हीं कर्ज और राहत पैकेज के दम पर पाकिस्तान अपनी तरलता बनाए रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये मदद भी स्थायी समाधान नहीं बन पाई, बल्कि पाकिस्तान के देश की स्थिति क्या है वो वहाँ की आम जनता भी अब समझने लगी है और बताने लगी।
टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। जो भी चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया जाता है। तो हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमा को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाएं। देखिए कि इंडिया कहाँ कहाँ आगे है, किस फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले हैं। आप जितनी भी जवानी गाड़ी वो इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? हालांकि पाकिस्तान हर चीज कर सकता है, लेकिन नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान एक दबा पड़ा है, ये दबा पड़ा है, जो प्रेशर में दबा पड़ा है। हम एक आजाद के प्रेशर में दबा पड़ा है। ये अमेरिका से तो आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं हमारे चीफ मार्शल साहब। दिखाते कुछ है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। अगर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है जो वो हट जाए तो पाकिस्तान क्यों डेवलपमेंट करेगा? ठीक है, मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं वो कर्जे क्या कहते हैं? अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक है, बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर बात ही सारी यही है, अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे, अपने मुल्क की जो चीजें हैं वही बाहर सेल आउट करेंगे, तो इसमें हमारी करेंसी जो बढ़ेगी, हमारे मुल्क की चीजें जो बढ़ रही होती है। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डालना? हाँ, ये मैं शायद सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे। चाइना पे क्यों नहीं डालता? हाँ, चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज तो फिर इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसलिए दुनिया जो है ना वो जो बात करती है हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। यही नहीं, जब हालात हाथ से निकलते हैं तो पाकिस्तान IMF के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को संकट से उभारने के लिए कर्ज तो दिया, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। बजट में कटौती, सब्सिडी कम करना और वित्तीय अनुशासन, इन शर्तों ने पाकिस्तान की जनता पर और बोझ बढ़ा दिया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन इंडिया में लास्ट कोई 78 साल से जमहूरियत एक बार फ़ौज नहीं आई। हमारे मुल्क में लास्ट 70 साल से फ़ौज ने ही काबिज़ है, जो हमारे जनरल्स हैं। इसकी वजह है कि आज बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनका ट्रस्ट नहीं है, हमारे विद इन कंट्री लोगों का ट्रस्ट नहीं, तो आपका फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ेगा? जब आपकी गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट होता है, बाहर से आपकी फॉरेन करेंसी डॉलर्स आते हैं, रेमिटेंस आती है, तो लोग भेजने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि हमारे रिजर्व डॉलर्स बहुत कम हो गए हैं। रिजर्व क्यों लोग भेजने के लिए तैयार नहीं है? पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं आ रहे? बाहर से डॉलर क्यों नहीं आ रहे? इसकी क्या वजह है? क्यों डॉलर नहीं आ रहे? ना देखें, सारा ये सिस्टम आपका चलता है आपका कॉन्फिडेंस पे। लोगों पे यकीन नहीं है। जिस मुल्क में आपके चोर डाकू जालिम हुक्मरान आके बैठ गए हों, मुझे बताएं आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। आप एक घर में चौकीदार भी रखते हैं, गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं, तो उससे सोचते हैं यार वो साफ़ सुथरा हो, चरसी मुआरी नशई ना हो। हमारे मुल्क में आपने चोर डाकू बदमाश जालिम बिठा दिए। कहा तो जाता है कि शहबाज शरीफ बड़ा तेज काम करता है, शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है, बड़ा शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है। माशाल्लाह वो बोलते थे कि मतलब शहबाज शरीफ आएगा, अब उनको पता नहीं कहां से कहां लेके, अब बच्चे जानते हैं कि वो कितना आगे लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात आपने जो शहबाज स्पीड की बात की बहुत अच्छी की और बिल्कुल सही की। वो स्पीड है उनकी करप्शन की, नाहली की, चोरी की, डाकू की, माल बनाने की, उसमें वो और बूट पॉलिश की। सब बच्चा जानता है कैसे बूट पॉलिश किए जाते हैं, कैसे करप्शन की जाती है। तो वो शहबाज स्पीड उस लिहाज से तो ठीक है। बाकी मुल्क की जो हालत बेड़ा कर की हम सब उसका खुमियाना भुगत रहे हैं। ठीक है, कहा जाता है कि शहबाज शरीफ अगर नहीं होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। 175 पे पेट्रोल ले रहे थे, अभी कितने का ले रहे हैं? अभी 275 रुपए का ले रहे। इनको तो कीड़ा उधर लगा हुआ था कि जिधर ये पेट्रोल चढ़ गए तो ये लोग निकल आए, इनको कीड़ा लग गया, इनको मर्ची लग गया। अभी जो है अभी कहाँ पहुंचे हुए, ये अभी कोई नहीं निकलता, सारे चुप के बिलों में घुसे हुए बैठे हुए। शहबाज शरीफ ने तालाब से मछली निकाल के दिखा दिया कि मैंने मछली को बचा लिया। तो तालाब से मछली कौन निकालता है? वो जब से तालाब से निकाल लेते हैं तो मर जाते हैं। तो इसी तरह ये मुल्क पे आके वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। भाईजान दुबई का तो खाली जो है ना तेल ही निकल ले, पानी तो वहाँ खरीदना पड़ता, तो चीनी वहाँ किधर रुक गया? ये लोग यहाँ चीनी बेच के इधर ले जाते, वहाँ से इधर फिर 3 रुपए महंगा लाते, तो वो तो करप्शन हो जाता। चीनी दुबई से थोड़ी आती है पाकिस्तान में। उसने कहा कि दुबई से चीनी मंगाए हुए है, आप पोर्ट पे जाओ, के माड़ी में स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल होती है। तो स्मगल लो, ये लोग यहाँ स्मगल करा के आते 10 रुपए महंगा। पेपर की भी शॉर्टेज होगी, किताबें भी चोरी हो गई, क्या कहती हैं आप? तो ये तो फिर अपनी नालायकी खुद ही बता रहे हैं कि किताबें गरीब मुल्क है कि किताबें तक यहाँ पर चोरी हो रही हैं, और दूसरी बात ये कि पेपर की भी कमी हो रही है। बस उन्होंने, मैं तो कहनी अपनी नालायकी खुद ही इन्होंने कबूल कर ली कि चोरी होगी। तो आप लोगों की जो है कह लें कि सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, चोरी क्यों हो गई, पेपर्स क्यों काम है? आप लोगों की मैनेजमेंट और प्लानिंग वीक है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें आप लोगों की वीक हैं।
तो फिर आप तो अपनी नालायकी जो है वो खुद कबूल कर रहे हैं, ठीक है ना। जो है जहाँ मैनेजमेंट किताबों की केयर नहीं कर रही, तो इतने बड़े मुल्क की जो सिक्योरिटी सिस्टम है फिर उसका क्या इंसान रिलाई कर सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? किताबों के बगैर पढ़ सकते हैं? नहीं, किताबों के बगैर कैसे पढ़ा जा सकता है? किताबों के बगैर तो मुमकिन नहीं है। जब तक सिलेबस प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक बच्चे क्या पढ़ेंगे। कहने को स्कूल खोले गए हैं, किताबें हैं नहीं, शुगल मेले के लिए, क्या इसीलिए यहाँ पर गधे प्रोडक्शन ज्यादा होती है? देखिए, मुझे तो सुन के बड़ी हैरत और दिली अफसोस हुआ है इस चीज़ का कि बच्चों को किताबें ही प्रोवाइड नहीं की गई। बड़े सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि दे कांट अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज़ को, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं ताकि उन्हें उनके बच्चों को अकोमोडेट किया जाए और हम उनके बच्चे पढ़ सकें। लेकिन जब ये सिनेरियो और ये चीज़ें सामने आएंगी कि उनकी बुक्स बेसिक जो उनकी नीड है वो ही नहीं प्रोवाइड की जा रही उन्हें, तो बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा और इस मुल्क का और इस कौम का क्या मुस्तकबिल होगा। तो अफसोस की बात है, मेरा ख्याल है कि इन सारी डिस्क्रिपेंसीज को कवर करना चाहिए नेशनल लेवल पे। इस पे पर्सनली मैं कहूँगी मरियम नवाज से कि वो ज़रूर इसका नोटिस लें और इस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करें कि जो जितने भी बच्चे हैं हमारा मुस्तकबिल हैं उनको उनकी बेसिक नीड, उनकी बुक्स, उनका सिलेबस ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, वैसे अगर हम पाकिस्तान में तालीम की बात करते हैं तो कैसी है? हमारा बच्चा आज तालीम से बहुत ज़्यादा दूर है, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें भी तालीम का मयार नहीं होता है। आप किसी बच्चे से यहाँ पर खड़े होकर अल्फ़ाबेट से सुन लें, आप उनसे ABC ही सुन लें, उनको प्रॉपर्ली नहीं आती होगी। वहीं पर किताबें चोरी होना, पेपर्स जो है वो ख़त्म होना, कभी इंक ख़त्म हो जाती है। क्या कहते हैं आप, तालीम से हम पाकिस्तानी कितना दूर हैं? क्या हमें दुनिया से ही जाहिल बोलती है? देखें, सबसे पहले जो पाकिस्तान में तालीम का जो निज़ाम में तालीम है ना वो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। गरीब के बच्चे की पढ़ाई कुछ और है, अमीर के बच्चे की कुछ और है, मिडिल क्लास की कुछ और है। अब वो चीज़ें, वो टेक्निक्स, ठीक है, वो टेक्निक्स जो एजुकेशन में मॉडर्न हो चुकी हुई हैं वो आपके गवर्नमेंट लेवल पर नहीं है। आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज, कमजोर रुपए और राजनीतिक अस्थिरता में फंसी हुई है। पाकिस्तान अपने लिए स्थायी समाधान तलाशने से ज्यादा आतंकियों की आर्थिक मदद करने में जुटा हुआ है और यही वजह है कि कंगाली के कुएं में गिरते पाकिस्तान को कोई भी उठाना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान की हताशा खुलकर सामने आ गई है। भारतीय सेना के हाथों बुरी तरीके से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना अब आतंकियों की आड़ लेकर भारत के खिलाफ नई साजिश रच रही है। पहले पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर और अब आतंकियों की खुली गीदड़ भभकी। सब कुछ शहबाज सरकार की शह पर हो रहा है, यानी एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते नजर आए हैं। लेकिन इधर भारत भी इस पर आर पार के मूड में है। ऑपरेशन सिंदूर की चोट बौखलाया पाकिस्तान। कश्मीर के नाम पर भड़काऊ साजिश। भारत तैयार हर चाल पर पैनी नजर। पाकिस्तान का क्या हाल है, ये सवाल अब पुराना हो गया है, क्योंकि इसका जवाब वही है जो सदियों से चलता आ रहा है। वही बेरोजगारी, वही कंगाली, वही भुखमरी, वही सरकार और वही सेना के खिलाफ हुंकार। बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और राजस्व में कमी ने पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों को और गहरा कर दिया है। लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ गई है। एक बार फिर पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश के साथ आगे बढ़ने की फिराक में है। दुनिया भर में भारत के एक्शन की तारीफें हुई और ज्यादातर देश भारत के पक्ष में थे, जबकि पाकिस्तान अलग अलग देशों में जाकर अपने झूठे दावे कर रहा था।
भारत की मार के बाद भी पाकिस्तान रुक रुक कर गीदड़ भभकी दे रहा है। भारतीय सेना की सख्त एक्शन से तिलमिलाई पाकिस्तानी फौज अब आतंकी संगठनों की आड़ लेकर भारत के खिलाफ नई साजिश रचती दिख रही है। जमात उद दावा और लश्कर-ए-तैयबा के मंच से खुली धमकियां दी जा रही हैं और हैरानी की बात तो ये कि आतंकी खुद मान रखे हैं कि पाकिस्तानी सेना उन्हें खुला समर्थन दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रणनीति एक बार फिर बेनकाब हो गई। मैदान में मात खाने के बाद अब आतंकी संगठनों को आगे करके भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, जिन पर दुनिया भर में आतंक फैलाने के आरोप हैं। एक बार फिर खुले मंच से भारत को गीदड़ भभकी वो देते हुए नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार भूल जाता है कि जब जब वो भारत से पंगा लेता है, बुरी तरह पिटकर वापस जाता है। ये बात सिर्फ भारत या भारतीय नहीं कहते, बल्कि दुनिया और खुद पाकिस्तान की जनता भी अच्छे से जानती है। उन्होंने अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। नहीं, वो तो यहाँ पे भी कई जगह पे फ्री है। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। लेकिन आपने सिर्फ इलाज की बात की, मुझे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से आटा फ्री नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी बिजली फ्री नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आसानी नहीं मिली। देखिए मैं अपने बच्चों की फीसें खुद देता हूँ, मैं अपने घर का बिजली का बिल पूरा देता हूँ, 1 रुपया भी माफ नहीं करवाता, और टैक्स भी पूरा देता हूँ, अपने कारोबार में टैक्स पूरा देता हूँ। इवन के मैं कोई चीज परचेज करने चला जाऊं तो उसके ऊपर भी टैक्स पूरा देता हूँ, बिल बनवा के आता हूँ कि कहीं पे 2 नंबरी से टैक्स चोरी ना कर रहा हो ये इंसान। तो हम तो पाकिस्तान के साथ ना दिलो जान से सिंसेर है, हमारे हुक्मरानों को भी हमारे साथ सिंसेर होना चाहिए। और शायद यही वजह है, अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री जो उसका अपना कंट्री है उसके साथ सिंसेर होता है तो तकलीफ होती है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसे देख के तकलीफ होती है, बेहतरी करने की ख्वाहिश होती है, और ये दिल करता है कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। आप इस 1 साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दे। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे मैं उसकी तारीफ करूंगा। तो अवाम अपने हकूक के लिए लड़ेगी। लड़ रही है या नहीं? नहीं लड़ रही, अभी तक नहीं लड़ रही। क्या वजह है? डर लगता है? वजूहात कुछ तो मुल्की हालात हैं, बॉर्डर पे हमारी पाक फौज जवान जो है जो पाकिस्तान के ये ऊपर जहारियत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाक फौज उधर लगी, उधर मसरूफ है। इधर से हुकूमत जो है ना ये नकारा, अच्छा इतनी नकारा, ठीक है, पीड़ा फोर्स बना दो, फलानी CCD बना दो, फलाना बना दो, गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ नहीं हुआ। गुर्बत के खात्मे के लिए भी कोई फोर्स बनाए, पकड़े बंदा वो बनाई है। अच्छा, पीड़ा फोर्स गुर्बत बढ़ाने के लिए की है, नहीं गुर्बत को कम करने के लिए ना बढ़ाने के लिए। आपको पता है टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर है, 500, 600, 800 भी। हाँ जी 800 भी है। ठीक है, तो अवाम जो है वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर 2 साल ये हुकूमत और क्या पुराना वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? तो चलो एक प्याज से गुजारा तो हो जाएगा ना, टमाटर की निस्बतन तो गुजारा हो जाएगा ना, गुजारा हो जाएगा। तो वो ही खाएंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छा, वो ही खाएंगे तो गुजारा मेरा करेंगे। सवाल ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है, हमारे लीडरशिप जो हमारे सरबराहान है वो कहते हैं कि इस टाइम हमारी जंग है इंडिया से, अफगानिस्तान से, इस वजह से हम जो है ना अवाम के ऊपर उस तरीके से फोकस या उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन इंडिया तो अभी इंडिया के चीफ ने अभी फिर 1 दिन पहले वार्न कर दिया है, चाइना के बॉर्डर पे जाके उसने कहा कि हम फिर से मिशन संदूर जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसका मतलब है इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी रहेगी और पाकिस्तान में गुर्बत रही रहेगी। ये देखें, ये मौके का फायदा है। सियासतदान, ये हुकूमत की नाहली है, सियासतदानों की नाहली है। ठीक है, इस नाहली को ये मैच कर रहे हैं अपनी सरहदी के जंग हो रही है जंग पर। तो मेरा ख्याल है इनसे ये जंग खुद लड़ने जाते हैं। अच्छा,
इनको तो मेरा ख्याल लेके जाएंगे ना, ये तो बॉर्डर वहाँ पे। बॉर्डर के, ये उसकी गूंज से ही भाग के घर वापस आ जाएंगे। आप देखें जी कि जितने भी एसी हैं ना, जी जितने भी एसी हैं, ठीक है। मरियम ने नारा लगाया कि मैं पंजाब को साफ सुथरा करेंगे और जो जखीरा अंदोज है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, फलान करेंगे। और सबसे बड़े चोर तो चीनी के ये खुद हैं, ये बड़े आटे के, चीनी के ये जखीरा अंदोज हैं। अच्छा। बहुत बड़े। सबसे ज्यादा शुगर मिले किसकी हैं? यहाँ जरदारी की, तो यहाँ इसकी, किसकी? नवाज शरीफ की। अच्छा। हाँ, उसके बाद आता है वो जो था, जो पहले पीटीआई में था, क्या नाम है उसका? जहांगीर तरीन। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ये सारे ग्रुप रले हुए हैं, अंदर से एक और है, अवाम को कह रहे हैं और जंग हो अवाम रही को है। बेवकूफ बना रहे हैं कि हम जंग ला रहे हैं महंगाई के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। अच्छा, ये कुछ नहीं कर रहे। मुझे बताएं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर, छोटे छोटे बच्चे हैं, या अगर इधर कैमरा, इधर जरा मोबाइल को कैमरे को करें, ये छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर है, इनके माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है कि पाकिस्तान में क्या इनके माइंड में ये है, ये घर से कमाई के लिए आए हैं, अच्छा। रोटी के लिए आए हैं कि हमारे घर में फाके हैं। अच्छा, हमारे घर में तो फाके ये हैं, इनकी उम्र- इतनी महंगाई है, बिजली का बिल देना है, मकान का किराया देना है, ठीक है, रोटी भी खानी है, अम्मी बीमार है, अब्बा बीमार है, दादा बीमार है, नानी बीमार है, उसके लिए दवाई लेके जानी है। ये वैसे ये इस फिक्र में है। अच्छा। इस फिक्र में इधर रुल रहे हैं मार्केट में। ठीक है। और क्या करे ये बेचारे? इस एज में इनकी जिम्मेदारी है, इनका क्या बनता है? स्कूल जाना या मार्केट में आके ये इनकी उम्र है स्कूल जाने की, पढ़ने की, या कोई हुनर सीखने की, सीखने की। ठीक है। लेकिन कौन सा कानून, हाँ, कौन सा कानून, कौन सी हुकूमत? ठीक है, छोड़ें, ये सब ड्रामे हैं। मंच पर लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज सईद का करीबी आतंकी और जमात उद दावा का अताउल्लाह खिलजई भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते दिखे और इन आतंकियों ने खुद कबूल किया कि उन्हें पाकिस्तानी सेना का खुला संरक्षण हासिल है, यानी सीधे मुनीर की सेना उन्हें समर्थन दे रही है। यानी आतंक और सेना का गठजोड़ फिर से भारत की तरफ बढ़ता नजर आता है। मुझे लगता है कि ये जो मामला चल रहा है ना, जो आपने कहा कि इस टाइम इंडिया ये जो कर रहा है, ये सिर्फ अभी फिलहाल ये लगता है कि अभी पब्लिक स्टंट चल रहे हैं। अभी हमजा गलत कह रहे हो, पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी, अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। ये बात तो है। तो फिर आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये हवाई चीज है? आप मेरी बात सुने, मैं आपको सीरियस में बात कर रहा हूँ। नो डाउट हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना, क्योंकि जितना हम लोगों ने रिलेशन बेहतर करने में काम किया है वो शायद किसी ने ना किया। दुनिया जानती है भाई, बड़ा काम और किया वो सामने, और हमने अच्छी चीज़ों पे इंडिया की तारीफ भी की है। जिस जगह पे इंडिया ने कुछ गलत, मतलब अगर कुछ हुआ है तो हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया। अपने मुल्क तो हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया था तो शायद लोग हमें कहना शुरू हो गए थे ये एंटी पाकिस्तान है, इनको निकालो, और जो उस मामला होते रहे। लेकिन अभी फिलहाल आप ये देखिए, हम लोग मेन मार्केट में खड़े हैं और आप यहाँ पे देखें कि लोग प्रॉपर तौर पर शॉपिंग करें तो आपको लगता है कि किसी जगह पर डर चल रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, इंडिया भी, अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान सो नहीं पाएगा तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट होती है ना, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट होती है कि पाकिस्तान कुछ जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे टेररिस्ट रह रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा अटैक किया, उसमें सारे शहरों में थे। हाँ, वो सिविलियन पे भी हुआ। तो एक बम बीएलए को मार देते हम खुश हो जाते। ये बात मुझे पाकिस्तान टीटीपी को पटका देते हम खुश हो जाते। यहाँ पे उनको चाहिए था कि यहाँ पे देखे, ये यहाँ पे इंडिया का नहीं, यहाँ पे हम लोग को मतलब स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान को। कि जिस तरह इंडिया कहता है ना कि ये पाकिस्तान सो नहीं पाएगा, उस तरह हम क्यों नहीं कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर पा रहे, कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर लें जिसमें हम लोग भी बीएलए की नींदें हराम कर सकें, टीटीपी की नींदें हराम कर सकें, ठीक है ना। घर में घुस के कुछ चार के उनके ठिकानों पर प्रॉपर तौर पर एयर स्ट्राइक करें। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की असली तस्वीर एक बार फिर सामने आ गई है, जहां सेना, सरकार और आतंकी एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। भारत की नजर हर साजिश पर है और जवाब भी उसी मजबूती से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल आज के इस खास शो नापाक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली।